हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो ज्योग्राफी क्लास में आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है, क्योंकि बीपीएससी की अगर हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन यहाँ पे खास करके हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका एक एक क्वेश्चन जो है वह एनसीईआरटी एससीईआरटी से पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस दृष्टिकोण से आपका बुक पढ़ना। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस के ज़रिए पूरा एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको सही समय पे मिल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुकी हूँ। हर एक चैप्टर से हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं और जितनी बातें आपके बुक्स में बताए गए हैं वो सब आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सभी आपके क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट कराए गए हैं। यहाँ पे भारत का भूगोल हो या फिर विश्व भूगोल हो, दोनों ही हम देख रहे हैं और हमने पूरा महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एशिया बचा है और एशिया भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें हमने एशिया का लगभग 35 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है और आज हम नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे और हमारा आज एशिया कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 7 हमारा हो गया, क्लास 8 हमारा हो गया। अब कल से जो आपके लिए आएगा ना 9 और 10, ये सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 9 और 10 का एग्ज़ाम से आपका पूछा जाता है। तो 9 और 10 के क्वेश्चंस जो है थोड़े मात्रा में भी ज़्यादा होते हैं और हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कल का तो और भी ज़्यादा आपको इंतज़ार करना है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। और यहाँ पे हम करने वाले हैं एशिया, और एशिया का हमारा ये दूसरा क्लास है आज, क्योंकि हमने 35 क्वेश्चन ही हमने लिया था कल, क्योंकि हम सारा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे और पूरा सब कुछ डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं। तो एशिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो नदी हो, पठार हो, पर्वत हो, जलवायु हो, कृषि हो, क्षेत्र हो या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है, हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। कल के आपने उम्मीद है कि सारे क्लास को आपने देख लिया होगा और एक एक साथ देखते जाइए, पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अब हम अपना म्यांमार तक हम पहुंच गए हैं, भूटान हमने देख लिया था, नेपाल हमने कर लिया था, पाकिस्तान से हमने कर लिया था, अब हम म्यांमार की तरफ भी बढ़े हैं। तो पूरा एशिया में जितने देश हैं उसको हम कंप्लीट देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है म्यांमार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, इरावदी, चिंदविन, सिलांग या फिर साल्विन। तो यहाँ पर बताना है म्यांमार की प्रमुख नदियाँ। तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो 36 नंबर का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो है इरावदी नदी, चिंदविन नदी, सिलांग या फिर साल्विन, ये चारों ही नदियाँ जो है म्यांमार की नदियाँ हैं। तो ये आपको चारों नोट करना है। और ये जो है नदी तंत्रों से हुआ है, यहाँ पे जलोढ़ निम्न भूमि का निर्माण जो है इन्हीं नदी तंत्रों से हुआ है, म्यांमार की नदियाँ, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार का प्रमुख नगर, मांडले। मांडले आपको पता होगा, आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपने इसको पढ़ा होगा। मांडले जेल में किसको रखा गया था, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको पता होगा तो। थ्योरी क्लास अगर आपने मेरी देखी होगी ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मांडले जेल का, जहाँ मांडले जेल में किसको रखा गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे म्यांमार का प्रमुख नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रमुख नगर है मांडले, कौन सी नदी पर स्थित है ये बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरावदी। इरावदी नदी के किनारे मांडले आपका किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर प्रमुख नगर हम देखें तो मांडले जो है म्यांमार का एक प्रमुख नगर है और यह एक ऐतिहासिक स्थान है। मांडले म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। मांडले म्यांमार के आंतरिक भाग में इरावदी नदी के किनारे स्थित है और म्यांमार का प्रमुख अगर हम नगर की बात करें तो यागून, जिसको रंगून भी कहते हैं, यही है ना वो रंगून जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को यहीं पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो हम साथ साथ में हिस्ट्री भी देखते हुए चल रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि आपको चीज़ों को देख के रिलेट करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद हम देखें कौन सा है, मौलमीन है, तावो है और अक्वाब है। ठीक है, अक्याब। तो ये सभी नगर हैं म्यांमार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रंगून के बारे में। म्यांमार का प्रमुख नगर यांगून या फिर रंगून
ये एक प्रकार का समुद्री पतन नगर है या फिर यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो ये कथन आपको बताना है यहाँ पे। तो ये जो है दोनों ही सही हैं। पतन नगर है, समुद्री पतन नगर है और डेल्टा नगर क्षेत्र में ये स्थित है। तो दोनों ही बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। म्यांमार का प्रमुख स्थान है और खनिज संसाधन, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तानिन थराई जो है स्थान, यहाँ पे कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो तानिन थराई जो है इसका क्या हो जाएगा, तानिन थराई का हो जाएगा टिन और टंगस्टन। ठीक है, टिन और टंगस्टन। मर्तबान की खाड़ी में क्या पाया जाता है आपका, मोती। अयारवादी घाटी में क्या पाया जाता है, खनिज तेल। और कलेवा में आपका कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तानिन तराई में टिन और टंगस्टन की खानें हैं, मर्तबान की खाड़ी में मोती, अयारवादी घाटी में खनिज तेल, कलेवा में कोयले के भंडार। और कलेवा स्थल चिंदविन और मैताहा नदी के संगम पर स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है। सही कथन बताना है। म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं और म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं। क्या ये दोनों कथन आपका सही है, ये बताना है। तो आपका एक ही सेकेंड नंबर सही है आपका। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन नहीं पाया जाता है मध्यवर्ती भागों में, तो ये आपका गलत है। और सिर्फ सेकेंड नंबर सही, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग जो है वो वन पाए जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार के तटीय क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, ना कि मध्यवर्ती भागों में। तो मध्यवर्ती में नहीं पाया जाता है, बल्कि सघन उष्ण यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं तथा उष्ण और आर्द्र तटीय वनों में रबड़ के वृक्ष उगाए जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ बांग्लादेश से सीमा काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से इसको समझना है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो क्या वो सिक्किम को स्पर्श करती है, तो सिक्किम नहीं होगा यहाँ पे। मिजोरम को स्पर्श करती है, असम भी हो जाएगा, त्रिपुरा भी हो जाएगा और मेघालय भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 कहाँ है आपका, 2, 3 डी ऑप्शन, 2, 3, 4, 5 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आप सभी को देख लीजिए, तो कौन है, 5 राज्यों से सीमा मिलाती है बांग्लादेश। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। बांग्लादेश उत्तर, पश्चिम और पूर्व से भारत से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है। कॉक्स बाजार बताना है यहाँ पे, बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बाजार क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, बलुई पुतिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुतिल है। ठीक है, बलुई पुलिन है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और ये 120 किलोमीटर लंबा है लगभग, सैंडी बीच कहते हैं इसको। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है ये कॉक्स बाजार, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो ये तो आप ऐसे भी शुरू से पढ़ते हैं, मेघना तो हो ही जाएगा। कैसे, तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके मेघना बनाती है, बांग्लादेश में मिलती है। तो ये तो आपका होगा ही होगा। और आगे हम देख लेते हैं, तो सूरमा भी हो जाएगा, कर्णफुली भी हो जाएगा और मेघना भी हो जाएगा। ठीक है, मानस जो है ये नहीं होगा, मानस। ठीक है, तो 1, 2, 3 कहाँ है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वही बातें कही हुई हैं। तो मेघना, सुरमा और कर्णफुली ये जो है बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ हैं। मानस जो है ये नदी भूटान से निकल के असम और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, मानस नदी का ध्यान रखेंगे, भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और ये जब इसमें गंगा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यही बात आपको मैं बता रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे, बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा,
यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है, ये भी सही है। यहाँ का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित रहता है। तो तीनों ही यहाँ पे कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही बातें कही गई है जो वहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया गया था। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ शीत ऋतु में शुष्क, छोटी और मृदुल होती है। यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तटीय क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पे होती है वार्षिक रूप से। बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सिंदरी वृक्ष भी आपका यहीं पे पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका मैंग्रोव वन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का समुद्री पतन है? समुद्री पतन अब बताना है आपको। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ढाका, चांदपुर, बारिशाल या फिर चटगांव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चटगांव। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ये तो सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे श्रीलंका से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये गलत है, ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपका सही है कि श्रीलंका के कैडी नगर जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये तीन आपको जो टॉपिक पॉइंट है इसको नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है जिसमें एक बड़ा और कई छोटे छोटे द्वीप है। यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों ही आपका श्रीलंका और भारत को अलग करती है। श्रीलंका की नदियाँ जो है सामान्यतः छोटी होती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोलंबो और त्रिंकोमाली श्रीलंका के दो प्रमुख समुद्री पतन है। कोलंबो के पश्चिमी तट पर जबकि त्रिंकोमाली उसके पूर्वी तट पर स्थित है। कोलंबो एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन भी है। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर एवं राजधानी है, ध्यान रखेंगे कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसकी राजधानी, तो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी इसकी कोलंबो है। और अगर उपनगर की बात करें विधायी, तो जयवर्धनपुरा कोटे जो है ये कोलंबो उपनगर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैंडी श्रीलंका का आधुनिक नगर है। यह नगर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जाफना और अनुराधापुर यहाँ के प्रमुख नगर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है अभी। और निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? मोनाजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट, बहुमूल्य पत्थर, रत्न। यहाँ पे बताना है कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मोनाजाइट भी पाया जाता है, जिरकॉन भी, ग्रेफाइट भी और बहुमूल्य पत्थर भी पाया जाता है। तो श्रीलंका के खनिज उत्पादक काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे चारों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जलवायु से प्रश्न है। श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है यहाँ पे। यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, तो ये सही है। यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसूनी होती है, गलत है। तो एक ही सही है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण श्रीलंका में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान बहुत कम परिवर्तन होता है। और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसूनी एवं उत्तर पूर्वी मानसूनी दोनों वर्षा होती है, सिर्फ दक्षिण पश्चिम नहीं होता है। तो इसीलिए आपका सेकेंड नंबर का ऑप्शन गलत था। इसलिए दक्षिण पश्चिमी भाग आर्द्र रहता है, जबकि इसके उत्तर पूर्वी भाग पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। यहाँ वर्षा जो है कम होती है और यह भाग हमेशा शुष्क रहता है। चलिए काली मंथान क्या है?
कालीमंतान जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है ये बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण एशिया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। कालीमंतान द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। विषुवत रेखा जो है एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट जो है वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया और मालदीव। ये दो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडोनेशिया और मालदीव। मलेशिया में नहीं और फिलीपींस भी नहीं होगा, ठीक है। इंडोनेशिया और मालदीव यानी 1 और 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सही कथन बताना है, देख लेते हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती है, क्या ये कथन आपका सही है। इंडोनेशिया की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह जो सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है। यहाँ के अधिकांश पर्वत शिखर जो है ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल इरियन जया के पूर्व में पापुआ न्यूगिनी और उत्तरी बोर्निया में स्थित मलेशिया के राज्य सारावाक और साबाह से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जल संधि से क्वेश्चन है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है कौन सी जल संधि। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ग्रेट किनाबलू कहाँ पे आपका स्थित है, कौन से देश में पाया जाता है पर्वत शिखर, ये कहाँ है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर जो है ये 4101 मीटर है और पूर्वी मलेशिया भाग में स्थित है। किनाबलू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ मलेशिया के 2 राज्य सारावाक और सबाह स्थित है। यहीं से जो है टच करता है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जलवायु से संबंधित है। मलेशिया, सारे ही देश को हम देख रहे हैं, जो भी एशिया में जितने भी देश हैं उसको, जो इम्पोर्टेंट देश हैं उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जलवायु विषुवतीय है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर वर्ष भर समान रूप से ऊंचा तापमान और अधिक वर्षा पाई जाती है। औसतन जो है दैनिक तापमान यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ सदा हरित वन पाए जाते हैं, ये भी सही है, तीनों ही सही है यहाँ पे आपका मलेशिया से संबंधित। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सारावाक और सबाह जो है वन अधिक घने वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री पतन। मलेशिया में स्थित समुद्री पतन बताना है आपको, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेनांग, कुचिंग और मोरी। ये तीनों ही जो समुद्री पतन है ये मलेशिया में स्थित है। तो 1, 2, 3 आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे खनिज से, कहाँ से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यूरेनियम जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, मलेशिया के अंदर ही बात की जा रही है, मलाया प्रायद्वीप में, सारावाक में या सबाह में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो है सुमेलित पूछा जा रहा है कौन सा है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है। तो तांबा की खाने सारावाक नहीं, सबाह भी नहीं होगा। यूरेनियम आपका मलाया प्रायद्वीप में पाया जाता है, ए ऑप्शन, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। मलाया प्रायद्वीप में यूरेनियम के अलावा टिन और तांबे का भंडार भी है, जबकि सारावाक में बाइक्साइड एवं कोयला का खनन है और सबाह में तांबे की खानें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मलाया प्रायद्वीप में क्या है, यूरेनियम, टिन, तांबा, और सारावाक में बॉक्साइट और कोयला है, और सबाह में क्या है, तांबा की खान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चीन से। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अभी बात करें तो अब जो है भारत
पहले नंबर पे आ गया है, तो अब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस समय की बात की जा रही है जब ये डेटा आपका मौजूद नहीं था, तो उस समय के अनुसार ये भी गलत और ये भी गलत हो जाता। ठीक है, तो चीन की सीमा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है, ये भी कथन आपका क्या है, गलत है। दोनों ही कथन गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, देख सकते हैं। तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है वो चौथा देश है, ना कि दूसरा। अच्छा, क्षेत्रफल था क्या, एक मिनट, देखिए हम भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये दोनों ही गलत था, डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अब देखिए भारत पहले नंबर पे आ गया है और चीन दूसरे नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन चौथे नंबर पे है, ये तो सही है, और दूसरे नंबर पे नहीं है। ये चीन जो है ये उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है, लेकिन दक्षिण कोरिया को स्पर्श नहीं करती, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तल का मकान मरुस्थल बताना है किस देश में स्थित है, तल का मकान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चीन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तल का मकान कहाँ है, शीत मरुस्थल है ये, और इसी में आपका गोबी मरुस्थल भी है। गोबी मरुस्थल भी, वो भी आपका शीत है, ये भी आपका चीन में ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नदी से संबंधित। तिब्बत के पठार से कौन सा नदी का उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, साल्वीन भी हो जाएगा, मेकोंग, सांगपो, सतलज, तो यहाँ पे चारों ही सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए, उपयुक्त सभी नदियों का उद्गम जो है तिब्बत का पठार है। इसके अलावा सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत का पठार है। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंधु एवं सतलज नदी पश्चिम की ओर से, जबकि सांगपो नदी पूर्व की ओर से बहती है। साल्विन और मेकोंग जो है नदियां दक्षिण पूर्व एशिया की ओर से बहती है। चीन की प्रमुख नदियों की बात करें तो जीजियांग, चोंगजियान, ह्वांग हो नदियां पूर्व की ओर से बहती हुई प्रशांत सागर में मिल जाती है। जीजियांग नदी जो है घाटी सबसे बड़ी है, यह सिंचाई और नौका वहन के लिए उपयोगी है। ह्वांग हो जो है उत्तरी चीन को सिंचित करने हेतु बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है। घाटी में गाद जमाव के कारण यह नदी अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती है, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो उसका प्रमुख जो कारण है वो है ह्वांग हो। ह्वांग हो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चीन में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून में होती है। कथन बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है वर्षा, और चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है, बताना है क्या ये कथन आपका सही है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। संघाई चीन का सबसे बड़ा पतन है, ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चीन के बाद उत्पादन कोयले, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग 3/4 यहाँ पे होता है। इसके बाद खनिज तेल और प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत का स्थान आता है। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है और सबसे बड़ा पतन भी है, जबकि बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान से क्वेश्चन है। फ्यूजियामा जो है जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो क्या ये दोनों कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है आपका जापान से। तो टोक्यो के निकट में फ्यूजियामा आपका है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। और प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का देश है जापान। यह एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। जापानी भाषा में जापान को निम्पोन कहते हैं, जिसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो सनराइज ऑफ कंट्री, ये भी आपका जापान हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। तूफान से पहले भी आपका TRE 3 में भी क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखेंगे। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके तटीय दक्षिणी तट को प्रभावित करती है, तो ये कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है।
उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पर मिलती है। तो ये भी कथन सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कथन के माध्यम से आपको बता दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और जापान यहाँ पे टाइफून जो है ये जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात का नाम आपका पूछा जाता है, अलग जगह अलग अलग नाम आपके होते हैं, जो जापान के दक्षिणी तट को अत्यधिक प्रभावित करता है और फिलीपींस सागर और कैरोलिन द्वीप के आसपास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये जापान से संबंधित। तो यहाँ देख लेते हैं, जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है, गलत है। जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो ए होगा ना तो बी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ देख लीजिए, कोयला जापान का प्रमुख खनिज संसाधन है, किंतु यह निम्न कोटि का है। उच्च कोटि का क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उच्च कोटि का नहीं है बल्कि निम्न कोटि का है। जापान में लौह अयस्क की प्रचुरता नहीं है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा जापान कच्चा तेल, कोकिंग, कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि आधारभूत खनिज संसाधनों का भी आयात करता है, जापान में पाया नहीं जाता है। तो इसके साथ हमारा एशिया से रिलेटेड सारा प्रश्न आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम जो है क्लास 9 से संबंधित प्रश्न करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दें, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक पहुँचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए।